डेरी एक शहर नहीं, यह डर का घर है। एपिसोड 1 के बाद अब यह डर सज़ा देने लगा है। हे गाइस, स्वागत है आपका पर्दे के राज चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलकम टू डेरी के एपिसोड 2 के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिनेमा हॉल की उस रात के बाद डेरी शहर पर डर की परछाई और गहरी हो चुकी थी। उस कत्लेआम में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, लिली और रॉनी। लेकिन जिंदा बच जाना उनके लिए राहत नहीं बल्कि एक सज़ा बन गया था। लिली के लिए वो रात एक ऐसा सदमा था जो उसे हर वक्त सताता रहता था। उसने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। ये डर उसके सपनों में नहीं बल्कि खुली आंखों में लौटता था, लेकिन वो सच किसी को बता नहीं पाती थी। उसे डर था अगर उसने सबको कुछ बताया तो लोग उसे फिर से पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। इसी डर की वजह से उसकी इकलौती दोस्त नाना भी उससे दूर हो जाती है और स्कूल की बदमाश लड़कियों के साथ रहने लगती है। लिली पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, डर और सच दोनों को दिल में दबाकर। दूसरी तरफ रॉनी भी इस गिल्ट के बोझ तले टूट रही थी। उसने अपने पिता की चाबी चुराई थी, जिस वजह से सब लोग सिनेमा हॉल तक पहुंच पाए। जब पुलिस को कोई लाश नहीं मिली तो शक सीधे उसके पिता हैंक पर जाने लगा। रॉनी अपने पिता के बहुत करीब थी। उसे लगने लगा था कि उसकी एक गलती ने उसके पिता को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। लेकिन असली डर तब सामने आता है जब एक रात डेरी का डर उसे अपना अगला शिकार बनाता है। रॉनी अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि चादर हिल रही है। वो चादर खींचने लगती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि चादर उसकी त्वचा से चिपकी होती है, जैसे उसके शरीर का हिस्सा बन गई हो। अगले ही पल चादर का रंग बदलने लगता है। उस पर एक चिपचिपा और गाढ़ा तरल फैलने लगता है। रॉनी चीखती है, तड़पती है। नीचे से और ज़्यादा तरल निकलने लगता है और रॉनी पूरी तरह उसमें डूब जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो किसी तरह एक दरार फाड़ती है और उससे बाहर निकल आती है। लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो दरअसल अपनी माँ के पेट के अंदर थी। माँ की आवाज़ आती है कि पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार करने वाली है, वो नहीं बचेंगे। उसी पल रॉनी को समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर से जुड़ी एक मोटी सी नाल उसे वापस खींचने लगती है। जिस दरार से वो निकली थी वो अब तेज़ दांतों से भरा एक राक्षसी मुंह बन चुका था। अंधेरे में चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थी। रॉनी हार नहीं मानती। पूरी ताकत से वो उस नाल को अपने दांतों से काट देती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलने से पहले ही वो चीज़ उस पर झपट पड़ती है। उसी पल उसके पिता और उसकी दादी कमरे में आ जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन रॉनी जानती थी ये कोई सपना नहीं। डेरी का डर अब उसे भी पहचान चुका था। इसी बीच कहानी एक नए परिवार की ओर मुड़ती है। ब्लैक ऑफिसर हेनलक आखिरकार अपने परिवार से मिल पाता है। वो अपने बेटे विल के लिए एक सेकंड हैंड टेलीस्कोप लाता है, जिससे विल बहुत खुश हो जाता है। उसकी पत्नी शार्लेट को भी ये जगह अच्छी लगने लगी थी। घर में सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिखने लगा था, लेकिन ये शहर ज़्यादा गोरे लोगों का था। ऐसे माहौल में उनका आना अपने आप में खतरे की घंटी था। विल का स्कूल में पहला दिन होता है, वही क्लास में जिसमें लिली पढ़ती है। पूरी क्लास में वही अलग दिखता है। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। विल चुप रहता है क्योंकि उसके लिए नई बात नहीं थी। तभी एक लड़का रिची उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और यहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ शार्लेट शहर में ख़रीदारी के लिए निकलती है, लेकिन जल्दी उसे महसूस होता है कि डेरी में नज़रें पीछा करती हैं। लोग उसे अजीब तरीके से घूरते हैं। एक दुकान के बाहर कुछ बच्चे लड़ रहे होते हैं। शार्लेट उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसकी आवाज़ में हिम्मत होती है, लेकिन सामने वाला लड़का उसे ठंडी और बेरहम नज़रों से देखता है। वो लड़का भाग जाता है और उसके पीछे बाकी लड़के भी। बाकी लोग सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। कोई मदद करने नहीं आता। शार्लेट वहीं खड़ी रह जाती है और समझ जाती है कि ये शहर गलत देखकर भी मुंह फेर लेता है। इसके बाद हम हेनलक को देखते हैं, जो नकाबपोश हमलावरों की सच्चाई जानने में लगा हुआ था। ऊपर से बताया जाता है कि एक आदमी को पकड़ लिया गया है, वही गोरा सैनिक जिसने पहले हेनलक को उकसाया था। कहानी बना दी जाती है कि हमला बदले की वजह से किया गया था, लेकिन हेनलक ये बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि हमलावर बदला नहीं बल्कि मिशन की जानकारी पूछ रहे थे। वो चुपचाप तय करता है कि वो खुद इस मामले की तह तक जाएगा। दूसरी तरफ डेरी शहर में राजनीति अपना खेल खेल रही थी। लगातार हो रही गुमशुदगियों ने नेताओं को बेचैन कर दिया था। एक विधायक शेरिफ को शराब खाने में बुलाता है और चाहता है कि वो किसी भी तरह से जल्दी से इस केस को बंद कर दे। चुनाव आने वाले थे, उन्हें सच नहीं बस एक कातिल चाहिए था। एक काले प्रोजेक्टनिस्ट हैंक को फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबूत पूरे नहीं होते।
फिर भी दबाव बना रहता है। उसी रात 3 काले सैनिक शराब पी रहे होते हैं। उनमें से एक ड्राइवर डिक भी होता है। नकाबपोश हमले के बाद तीनों से पूछताछ हो चुकी थी। जब कोई पूछता है कि हमला क्यों हुआ तो डिक कहता है कि वो आए नहीं, ये बस एक कहानी है। वो दावा करता है कि वो एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है। उसके साथ ही इसको मजाक समझते हैं। लेकिन जब नशे में तीनों कैंप पर वापस लौटते हैं तो कर्फ्यू टूट चुका होता है। गार्ड उन्हें रोकता है और ऊपर अपने ऑफिसर को फ़ोन करता है, लेकिन जैसे वो डिक का नाम लेता है तो तुरंत रास्ता खोल दिया जाता है। अब उसके साथी भी सोचने लगे थे कि शायद ये आदमी सच में किसी बड़े मिशन पर है। आगे हम जंगल का सीन देखते हैं। सैनिक ज़मीन खोद रहे होते हैं। दूर पेड़ों के बीच कुछ इंडियन लोग छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। खुदाई की कमान डिक के हाथ में होती है। ये चौथी जगह होती है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। डिक बड़बड़ाता है कि वो बहुत करीब है। अचानक वो ज़मीन पर झुककर उल्टी करने लगता है, जैसे धरती के नीचे दबी कोई चीज़ इंसान के शरीर से सहन ना हो रही हो। इसके बाद स्कूल में रोनी लिली से मिलती है और पिछली रात का सच बताती है। वो चाहती थी कि लिली पुलिस को सच बताए ताकि उसके पिता बच सकें, लेकिन लिली मना कर देती है। वो कहती है कि वो पहले ही बता चुकी है कि उसने उस रात हैंक को नहीं देखा। इससे ज़्यादा कहना खुद को पागल साबित करना होगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक टीचर ये सब देख लेता है। इसी दौरान स्कूल में एक देसी स्मोक बम फेंका जाता है। धुएं में बिल घबरा जाता है और भागते हुए टीचर से टकरा जाता है। इल्ज़ाम उसी पर आ जाता है। सज़ा में रोनी को भी शामिल कर दिया जाता है। यही बिल और रोनी की पहली मुलाकात होती है। दोनों ब्लैक होते हैं और यहीं से उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। बिल बताता है कि उसे केमिस्ट्री पसंद है। बाहर पुलिस का सायरन बजता है। लिली को पुलिस ले जा रही होती है। शेरिफ उस पर दबाव डालता है कि वो हैंक को कातिल बताए। लिली डर जाती है कि उसने उस रात हैंक को नहीं देखा। शेरिफ इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। उसी रात रोनी के पिता हैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लिली को इस बात का बहुत पछतावा होता है। कुछ समय बाद लिली एक मॉल में जाती है। मॉल के अंदर सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था। तेज़ रोशनी थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे और माहौल बिल्कुल शांत था। लिली देख रही थी, तभी उसके पीछे रखी अलमारी बिना किसी आवाज़ के अपने आप सरकने लगती है। लिली पलटकर देखती है, लेकिन सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो जैसे ही वापस मुड़ती है, अलमारियाँ दोबारा हिलने लगती हैं। उसी पल उसकी नज़र एक अजीब आदमी पर पड़ती है। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, वो हिल नहीं रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लिली समझ जाती है कि कुछ तो बहुत गलत है। वो डर के मारे बाहर की तरफ भागती है, लेकिन तभी मॉल में मौजूद सारे इंसान एक साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। सबकी निगाहें बिल्कुल खाली और बेजान थी। जैसे ही लिली एग्जिट के पास पहुंचती है, पूरी की पूरी अलमारियां हिलकर रास्ता बंद कर देती हैं। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। तभी उसकी नज़र अलमारियों में रखे सामान की पैकिंग पर जाती है। उन पर छपी तस्वीरें वो पहचान लेती है। ये सब लोग बहुत पहले ही मर चुके थे। चारों तरफ धुआं भर जाता है। उसी बीच लिली को एक कांच के जार में उसके मरे हुए पिता दिखाई देते हैं। लिली जानती थी कि ये सब असली नहीं है और गुस्से में वो जार को तोड़ देती है। जार के टूटते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई विस्फोट हो जाता है। सारे के सारे जार कांपने लगते हैं और टूट जाते हैं। उनके अंदर रखा मांस और हड्डियां ज़मीन पर गिरकर आपस में जुड़ने लगते हैं और कुछ ही पल में एक भयानक राक्षस का रूप ले लेते हैं। इससे पहले कि लिली संभल पाती, उसके पीछे से एक चिपचिपी चीज़ उसे जकड़ लेती है। उसी पल साफ हो जाता है कि ये कोई मॉल नहीं, एक जाल है। लिली ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लोग उसे पागल समझते हैं और उसकी माँ तक ये खबर पहुँच जाती है। आखिरकार लिली को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। दूसरी तरफ हेनलक सच्चाई के बहुत करीब पहुँच चुका था। उसे बताया जाता है कि अब तक जो कुछ हुआ वो उसकी वफादारी की परीक्षा थी। जिस हथियार की तलाश हो रही है वो डेयरी की ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। सेना खुद नहीं जानती कि वो हथियार क्या है, बस इतना पता है कि उसकी मौजूदगी लोगों के अंदर डर जमा देती है। जंगल में खुदाई के बाद एक पुरानी कार मिलती है। कार का दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह जाते हैं। अंदर इंसानी हड्डियां भरी होती हैं। डिक समझ जाता है डेयरी में फैला डर इसी ज़मीन से जुड़ा है और इसी के साथ ही एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। हैंक जेल में है, लिली मेंटल हॉस्पिटल में बंद है और हेनलंग सच्चाई के बहुत करीब है। डिक अब भी ज़मीन खोद रहा है और डेयरी का हर इंसान, चाहे माने या ना माने, अब इस डर का हिस्सा बन चुका है। ये अंत नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो पर्दे के राज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।
अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।